वेल माई सेल्फ निर्माण चीते। तो हम आपका एज पर स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली आपका आज फ्लेमिंगो बुक का एक नया चैप्टर लो से स्प्रिंग लेकर जाएंगे। देखिए ये चैप्टर आपका दो पार्ट्स में बाइफोकेट होगा, पार्ट वन पार्ट टू। आज हम इस वीडियो में पार्ट वन करेंगे, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट सेकंड वीडियो में आएगा। आप लोगों के कुछ सवाल थे कि क्या 1 घंटे की वीडियो देखा जाए जो दूसरे चैनल्स पर अवेलेबल है कि इस 15 से 20 मिनट की वीडियो से काम हो जाएगा। देखिए वेल आई एम अ प्रोफेशनल टीचर, तो जब मैं टीचिंग करता हूं तो उससे पहले पीवाईक्यू सैंपल पेपर काफी सारी चीजों को एनालाइज करके मैं आपको पढ़ाता हूं। तो जो कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं मैं कह सकता कि कम है, वो पूरा प्रॉपर अपने आप में इंक्लूडेड किए हुए हैं सब टॉपिक्स को। और मेन में आप खुद से समझ कर चलिएगा कि एक चैप्टर में से 2 मार्क्स का या 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनना है, आप उसके लिए 1.5 से 2 घंटा लगाएं, फिर आपको खुद से स्टडी भी करना है। और चैप्टर जैसे बनेगा क्वेश्चन उस प्रकार से बनेंगे नहीं। कहानी आपने समझ लिया, क्वेश्चन आपको पता नहीं कि कैसे लिखना है, तो फिर वो वीडियो देखना किसी भी तरीके से काबिलियत में नहीं रहेगा। मतलब मैं नहीं मानता कि फिर वो आपने सही किया। और वेल मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं, आप उसको खुद से टेस्ट कीजिए। आपने यहाँ से लेक्चर को समझा, आपने क्वेश्चंस को गो थ्रू किया, उसके बाद जाकर आप पीवाईक्यूज लगाइए। अगर आपसे बन रहे हैं, आपको चीजें क्लियर है, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए, आंसर देखिए, तो आपको लगेगा कि हाँ यार जो कुछ से चीजें सही हो रही है और तैयारी भी सही चल रही है। वेल मैं तो आपसे कह भी रहा हूँ कि चीते ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लेक्चर को देखने के बाद वहां से पीवाईक्यूज को कीजिए, अल्टीमेटली आपकी प्रॉपर तरीके से तैयारी हो जाएगी। और फिर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि जब आपका 11th ऑफ मार्च को एग्जाम जाएगा रहेगा कि वो कैसा गया। चलो तो बिना देरी किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। देखिए लोस्ट स्प्रिंग आपकी कहानी रहेगी जो कि पॉवर्टी को रिलेट करती है। इसमें हम दो कहानी पढ़ेंगे, एक साहिब की एक मुकेश की। कहानी में क्या है वो आपको स्टोरी में पता चलेगा। यार चैप्टर स्केच की अगर बातचीत की जाए तो लोस्ट स्प्रिंग में वैसे तो एक किताब है जिसके कि एक्सेप्ट मतलब हम दो हिस्से देखने वाले हैं। अगर मैं उन हिस्सों की बातचीत करूं तो देखते हैं। तो जैसे एक स्टोरीज में क्या रहेगी, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, जहां पर कि ऑथर अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस को शेयर करेगा। ऑथर कौन, अनीश जंग। पॉवर्टी और ट्रेडिशंस को लेकर जो कि सोसाइटी में चलती आ रही है। वहीं यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से देखने वाले हैं कूड़ा बीनने वाले की, रैक पिकर की स्टोरी रहेगी। पार्ट टू की अगर मैं बातचीत करूं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर जाएंगे, आई वांट टू ड्राइव अ कार, ये मुकेश की रहेगी। अब कहानी में क्या है, ये बेंगल मेकिंग से रिलेट करेगी फिरोजाबाद से, वो हम तभी लेकर जाएंगे। चलो तो जरा स्टार्ट करते हैं आपकी पार्ट वन की स्टोरी। आपको पता है कि कहानी को लेकर जाने का हमारा तरीका रहता है, पहले सेंट्रल आइडिया, फिर चैप्टर स्केच और फिर एक्सप्लेनेशन। चलिएगा तो चैप्टर स्केच की तरफ चलते हैं। पार्ट वन में आपके दो मेन कैरेक्टर्स रहेंगे, एक साहिब आलम और एक नरेटर। चलो यार यहाँ पर मैंने जितने भी वर्ड्स को इंक्लूड किया है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पीवाईक्यूज को एनालाइज करने के बाद जिस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे थे उस तरीके से इंक्लूड किया हुआ है कि क्लियर चलेगा। तो देखते हैं साहिब आलम के बारे में, समझते हैं कि है कौन। ही इज अ रैक पिकर। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये कूड़ा बीनने वाले हैं और ये दिल्ली के एक किनारे के इलाके पर सीमापुरी पर रहते हैं, आउटस्कर्ट पर। अभी आए कहां से है ये सब कुछ तो मैं एक्जैक्टली स्टोरी में पता चलने वाला है। मैं अगर बातचीत कर रहे थे, बांग्लादेश के ढाका कैपिटल से आए हैं, मतलब बांग्लादेश की कैपिटल ढाका से आए हैं कब, 1971 में। बहुत सिंपल सपने हैं और कुछ प्रोमिसेस भी होंगे जो कि हम स्टोरी में देखेंगे। वहीं अगर मैं ऑर्डर की बातचीत करता हूँ, वेल सवाल बनेगा नहीं, बस समझकर इसको खत्म कीजिएगा। अगर मैं ऑर्डर की बातचीत करता हूँ तो ऑर्डर का जन्म आपका 1964 ओडिशा के रूरकेला इलाके में होता है। शी स्टडीड, इन्होंने अपनी पढ़ाई हैदराबाद और यूएसए में की और बाकी इन्होंने अपने करियर को एज अ राइटर स्टार्ट किया। एडिटर भी है, कॉलमिस्ट तो में क्लियर होगा, अखबारों में भी कुछ इश्यूज पर बातचीत करती हैं। और वेल ये केस स्टडीज को डिस्कस करती हैं। केस स्टडीज इन द सेंस ये ग्राउंड लेवल पर जाकर जो पॉवर्टीज है उनकी स्टोरीज को कलेक्ट करती हैं, इंटरव्यूज करती हैं, चीजों को गो थ्रू करती हैं और फिर उस चीजों को लिखती है। तो जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअली वो रियल स्टोरीज हैं जो ग्राउंड लेवल पर जाकर बच्चों से बातचीत कर कलेक्ट की गई हैं। क्लियर, शी यूज्ड। और यार यहाँ पर ना ये क्वेश्चन बना था जो कि मैंने पीवाईक्यूज में देखा था, प्रैक्टिकल अप्रोच। आपसे पूछा गया था कि जो ऑथर है स्टोरी में जब वो डिस्कशन करती है पॉवर्टी को लेकर तो उन्होंने किस तरीके के अप्रोच को यूज किया, तो आप क्या कहेंगे, प्रैक्टिकल। ठीक, प्रैक्टिकल मतलब आप समझते होंगे कि वेल अंडरस्टैंड अप्रोच। वहीं अगर हम बातचीत करते हैं तो आपका चलते हैं, अब यहाँ से आपकी मेन स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पर कि हम समझेंगे कि जो साहिब था वो कूड़े में क्या ढूंढा करता था और कैसे किन चीजों को बीनता था। चलिए तो व्हाट इज साहिब, तो साहिब किस चीज को ढूंढता था, गार्बेज डंप्स में। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह जब साहिब उठता था और उसके दोस्त स्क्रॉन्जिंग मतलब गोल्ड को ढूंढा करते थे। अब गोल्ड मतलब ये नहीं है सोना, यहाँ पर गोल्ड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है यार, एक्चुअली में क्या है कि जो लोग थे कूड़े में बीन कर, आपने देखा भी होगा, आपके आसपास भी घर में कुछ लोग आते होंगे कूड़ा बीनने के लिए। तो कूड़े में से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इंपॉर्टेंट सामान होते हैं, उसको छाट कर फिर मार्केट में बेचकर पैसा कमाया करते थे। उसको यहाँ पर कहा गया गोल्ड। समझ गए जी किस किस को कहा गया, वेयर कम्स। अब सवाल उठता है कि वो कहां से और क्यों आता था। देखिए साहिब और जो उसका परिवार था वो बांग्लादेश से आया था और बांग्लादेश को छोड़े हुए लगभग काफी साल हो चुका था। कितना साल हो चुका था सवाल में पूछा हुआ था, तो लगभग 3 डिकेट्स। 3 डिकेट्स समझते हैं, 30 साल। तो 30 साल, और कुछ लोग तो ऐसे थे जो बहुत ज्यादा पहले आए हुए थे। अब आने का कारण क्या था अगर आप पूछते हैं, तो जो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका,
वहां पर एक्चुअली में स्टॉर्म आता है, स्टॉर्म के आने से सब कुछ तहस नहस हो जाता है और ये लोग एब्जेक्ट मतलब बहुत ज्यादा गरीबी में आ गए थे। और आने का रीजन ये था कि वहां पर ये लोग भूखे पेट नहीं सोना चाहते थे, बेहतर है कि भारत में आकर कम से कम इनको खाने को तो मिल रहा है, ये पेट भर तो सो पा रहे हैं, तो वो चीज यहाँ पर है। सो दो लेफ्ट, तो इन्होंने जो बांग्लादेश है उसको छोड़ दिया और इलीगली कहां पर एंटर कर गए, इंडिया में, ताकि कुछ गोल्ड गोल्ड समझ गए ना, कूड़े में से कुछ बीन कर अपने लिवलीहुड को रन कर सकें। यहाँ पर कहा भी हुआ है साहिब वेयर इज ही नाउ, अब साहिब कहाँ है। आप जान चुके हैं कि साहिब दिल्ली के एक सीमापुरी इलाके में है। सीमापुरी ना एक्चुअली में एक स्लम है, स्लम किसको बोलते हैं, तो आप पीछे की तरफ इमेज देख सकते हैं, तो जहां पर कुछ इस तरीके की झुग्गी झोपड़ी होती है उसको स्लम कहा जाता है। एग्जैक्टली क्या होता है तुम यहाँ पर देखना, अब सवाल बनेगा, सवाल के साथ साथ पूरा प्रॉपर तरीके से स्लम में समझाते चलूंगा क्या होता है। देखो, तो सीमापुरी यार एक सवाल बनता है कि मेटाफोरिकली मेटाफोरिकली आपको पता होगा कि कंपैरिजन के फॉर्म में अगर हम बातचीत करते हैं तो दिल्ली आपकी एक डेवलप्ड सिटी है, कोई कह भी नहीं सकता कि दिल्ली के किनारे पर इस तरीके से एक स्लम भी एग्जिस्ट करता है। तो उसी पर एक सवाल बन गया कि कैसे दिल्ली डेवलप्ड होने के बावजूद भी एक इलाका ऐसा है दिल्ली में, सीमापुरी में, जहां पर आपको एब्जेक्ट मतलब बहुत ज्यादा गरीबी देखने को मिलती है। यार वेल, अगर मैं बातचीत करता हूँ तो दिल्ली का जो सीमापुरी इलाका है, यहाँ पर पर्टिकुलरली वही लोग रहते हैं जो इलीगली बांग्लादेश से कहां पर एंटर हुए थे, इंडिया में, लगभग कितने साल पहले, 30 साल पहले। चलिए तो अब ध्यान से देखते हैं। तो सीमापुरी एक प्लेस है जो कि दिल्ली के आउटस्कर्ट्स मतलब बाहर के समझ गए ना, बिल्कुल बाउंड्री पे पड़ती है, जहां पर कम से कम 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग की परिवार रहते हैं। द पीपल लिविंग, जो पीपल यहाँ पर स्क्वाटर्स, स्क्वाटर्स मतलब इलीगल तरीके से एंटर करके रह रहे हैं, जो कि बांग्लादेश से माइग्रेट किया था 1971 में। अब रहते किस तरीके से हैं, तो इनके जो मकान है मिट्टी के बने हुए हैं, जो छत है वो टिन टिन, तो मुझे लगता है कि क्लियर होगा। तारपुलिन पर्टिकुलरली पन्ने को बोलते हैं, पन्ना समझ गए, जब बचपन में आप जाते होंगे तो शायद रिक्शे वाले भैया जी जो होते थे वो बारिश से बचाने के लिए पन्ना उड़ा दिया करते थे, उसको कहा जाता है डिवॉइड ऑफ सीवेज, मतलब कोई भी प्रॉपर कोई सुविधा नहीं है सीवेज वगैरह की, सारे पानी यहीं पर भर जाता है। वहीं अगर बातचीत की जाए तो लगभग 30 सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और कुछ लोग तो इससे भी ज्यादा सालों से। हालांकि इनके पास राशन कार्ड, सब सवाल बना था कि राशन कार्ड क्यों है। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि राशन कार्ड से इनको गेहूं चावल सस्ते दाम पर मिल जाते हैं, जिससे कि अपना पेट भरकर सो सकें। तो आइडेंटिटी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इनके पास क्या, राशन कार्ड। बट द एंड ऑफ द डे दे डिड नॉट स्लीप विद एम्प्टी स्टमक्स। तो जब इनसे पूछा गया कि पर्टिकुलरली बांग्लादेश को छोड़कर यहाँ इतनी बेकार कंडीशन में क्यों रह रहे हैं, तो उनका कहना था कि कम से कम भरपेट खाना तो मिल जाता है, भूखे पेट तो सोना नहीं पड़ता। दे प्रेफर टू लिव हेयर, ये लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं क्योंकि पर्टिकुलरली इनको खाने को मिल जाता है, और जहां से आए हैं वहां पर कुछ था नहीं। नो वन कैन इमेजिन दैट सच अ प्लेस, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता दिल्ली जो कि कैपिटल ऑफ इंडिया, जिस जहां पर कि हम सोचते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड होगा, बहुत वेल अच्छी खासी फैसिलिटीज होंगी, वहां पर कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है यार, ये एक क्वेश्चन बनता है, पहले तुम्हें एक इंसिडेंट एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली में क्या होगा कि जो यहाँ पर आपके साहिब होंगे और जो साहिब के साथ साथ जो पर्टिकुलरली ऑदर, उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा। तो ऑदर पूछेंगे कि साहिब को क्या तुम स्कूल नहीं जाते, जिस पर साहिब रिप्लाई करेगा कि उसके नेबरहुड में कोई स्कूल ही नहीं है। फिर वो ऑदर उसको कहेगा कि पर्टिकुलरली कोई बात नहीं, कहेंगी ऑदर उसको कहेंगे कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर इन फ्यूचर स्कूल ओपन कर दूंगी। हालांकि उन्होंने ऐसा जोकिंगली कहा था, लेकिन साहिब इसको सीरियसली ले लेता है। तो जब वो कुछ समय बाद साहिब से मिलती है तो साहिब उनसे पूछता है कि क्या आपने स्कूल को ओपन किया, जिससे ऑदर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है कि उन्होंने एक झूठा वादा किया एक छोटे से बच्चे से। फिर उन्हें अचानक से याद आता है कि ये गरीब लोग हैं, इनसे कितने ऐसे झूठे वादे किए जाते होंगे जो कि कभी पूरे ही नहीं किए जाते। तो उसी पर एक क्वेश्चन बन जाता है क्या, व्हेन ऑदर फील्स, तो जो ऑदर है वो एम्बेरेस्ड फील करती है जब वो किससे मिलती है, साहिब से। अब देखिए यहाँ पर भी एक आयरनी है, आयरनी मुझे लगता है कि मैं आपको क्लियर कर चुका था कि कोई भी चीज अगर स्ट्रेंज या ह्यूमरस हो उसको आप क्या बोलते हैं, आयरनी। तो यहाँ पर पूछा भी हुआ है कि साहिब आलम के नाम में क्या आयरनी है। अब तुम्हें पता है साहिब मतलब मालिक, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मतलब एक्चुअली में साहिब का मतलब क्या हो जाता है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। और यहाँ पर साहिब कर क्या रहा है, कूड़ा बीनने का काम। तो वही चीज है, आफ्टर सम मंथ्स, तो जब कुछ महीनों बाद ऑदर का साहिब का फुल नाम पता चलता है कि ऑदर को जब पता चलता है कि साहिब का पूरा नाम क्या है, साहिब आलम, जिसका मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। शी फेल्ट दैट, उनको लगता है कि साहिब साहिब इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा कि उसके नाम का मतलब क्या है, अनअवेयर ऑफ द मीनिंग, उसको अपने नाम का मीनिंग ही नहीं पता। रोम मतलब वो इधर उधर भटकता रहता है अपनी गैंग के साथ, मतलब ग्रुप में होता है ना लोग बेयरफुट नंगे पैर, और वो भी कहाँ पर, सड़कों पर या फिर गलियों में। अब देखिए होता क्या है, पर्टिकुलरली ऑदर के मन में एक सवाल उठता है कि जब भी ये इन कूड़ा बीनने वाले लोगों को देखती है अधिकतर नंगे पैर होते हैं, तो ऑदर कुछ बच्चों से बातचीत करती है इस चीज को लेकर। तो यहाँ पर ना टोटल 3 इंसिडेंट्स है जो कि हम देखने वाले हैं। तो ऑदर 3 बच्चों से बातचीत करेंगे जिसपे उनका क्या रिप्लाई था कि वो नंगे पैर क्यों घूमते हैं। तो जब पहले बच्चे से बातचीत की जाती है तो ऑदर ने क्यूरियसली पूछा कि आप चप्पल वगैरह क्यों नहीं पहनते, तो वन ऑफ देम क्या रिप्लाई करता है, हिज मदर डज नॉट ब्रिंग डाउन, मतलब वो कह रहा है कि उसकी मम्मी ने उसको चप्पल शेल्फ से उतार कर ही नहीं दी, इसलिए वो नंगे पैर आया। फिर दूसरा बच्चा क्या बोलता है, इफ शी डिड, अगर वो मुझे उतार कर भी दे देती, ही विल थ्रो देम आउट, वो उसको फेंक देता। द बॉय इज वेयरिंग शूज दैट डजंट मैच, व्हेन अदर कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। हुआ क्या कि पर्टिकुलरली जो बच्चा ऐसा बोलता है कि अगर उसकी मम्मी उसको जूते दे भी देती तो वो फेंक देता। उसने ऐसे जूते पहने हुए थे, दोनों अलग अलग थे, समझ गए ना, जैसे हमारे तो जूते पैर में सिमिलर होते हैं, दोनों डिफरेंट थे। जब अदर इस चीज पे कमेंट करती है वो इस तरीके से अपने पैर छुपा लेता है।
फिर जब तीसरे बच्चे से पूछती है, वो कहता है आई वॉन्ट शूज, मैं जूते चाहता हूँ। ही हैज नेवर ऑन, उसके पास आज तक जीवन में कभी भी जूते नहीं थे। मूविंग अक्रॉस द कंट्री द ऑदर ने कई सारे बच्चों को देखा जब वो जा रही थी जो बहुत नंगे पैर थे। वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन, ऐसा एक्सप्लेनेशन जब इनसे पूछा जाता है कि आप नंगे पैर क्यों घूमते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रेडिशन ही प्रथा है, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, बस प्रथा चलती आ रही है। अनदर वंडर, वो सोचती हैं इट वॉज जस्ट एन एक्सक्यूज, ये केवल एक एक्सक्यूज है किसको, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी से बचाने के लिए। मतलब यार कई बार होता है ना कि मान लीजिए कोई मेरे से पूछता है कि पैंट क्यों पहनते हो, तो मैंने ये तो नहीं कहा कि जीन्स महंगी आती है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं कहने लग जाता हूँ कि कंफर्टेबल है। तो वो चीज यहाँ पर कही गई है। समझ गए जी क्वेश्चन क्या बनेगा और आंसर क्या जाएगा। अब नीचे रेड कलर से क्वेश्चन आप देखते चलेगा। अब देखिएगा इस कहानी को मेन बताने का मोटिव आप समझ पा रहे हैं कि अगर मैं आपको हल्का सा 2 मिनट का रिकैप दूं, अगर आपको स्टोरी में कोई भी कंफ्यूजन है कि साहिब और साहिब के साथ जो पर्टिकुलरली ऑदर थे, ऑदर और साहिब का जब कन्वर्सेशन होता है तो साहिब यहाँ पर एक कूड़ा बीनने वाला इंसान है और ऑदर उससे कई सारे सवाल पूछती है कि तुम नंगे पैर क्यों घूमते हो, और वो यहाँ पर साहिब की लाइफ को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी है कि एक रैग पिकर या फिर कुछ लोग जो कि बांग्लादेश से इलीगली इंडिया में माइग्रेट कर गए थे और दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रहते थे, उनकी लाइफ की कंडीशन कैसी थी और वो किस तरीके से जीते थे। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल और है, ऑदर पेन बाय द फैक्ट दैट रैग पिकर्स आर स्टिल बेयरफुट, मतलब ऑदर को ना बहुत दुख होता है कि बहुत दुख होता है इस चीज को जानकर कि आज भी ये लोग क्या है, नंगे पैर। और ऑदर ना नॉस्टैल्जिक हो जाती है। नॉस्टैल्जिक मतलब क्या होता है, थिंकिंग अबाउट द पास्ट, वो पास्ट के बारे में सोचने लगती है। क्या आइएगा देखते हैं। ऑदर रिमेंबर्स, ऑदर को याद आता है एक मैन उड़ीपुड़ी से, उड़ीपुड़ी एक जगह है कर्नाटक में, हु एज अ यंग बॉय हु एज अ यंग बॉय पास अ टेंपल वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। तो वो याद करती है कि जो कर्नाटक में उड़ीपुड़ी का मंदिर था, उस मंदिर में पर्टिकुलरली एक पुजारी थे, तो एक पुजारी का जो बेटा था वो नंगे पैर भागते हुए आता है और भगवान से पूजा करता है कि भगवान जी प्लीज प्लीज काश मेरे पास एक जूते हों, एक जोड़ी जूते हों। और वो बताती है 30 ईयर्स लेटर, लगभग इस बात को 30 साल हो चुके हैं, और जब ऑदर दोबारा से उस टाउन में गई और वो टेंपल में गई तो अब एक नया पुजारी आ चुका था, पुराने वाला पुजारी जा चुका था। वो नोटिस करती है कि उसके बच्चे के पास जूते थे, वो हाफता हुआ आता है और ऑदर को ये चीज देखकर काफी खुशी होती है कि भगवान ने उसकी सुन ली। तो यहाँ पर वही बताती है कि राइटर को रिमाइंड होता है कि एक बच्चे ने जो पूजा की थी कि अगर उसको जूते मिल जाए वो कभी खोएगा नहीं, भगवान ने इच्छा को पूरी किया। और फाइनली जो नए पुजारी का बेटा उसके पास जूते हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट ड्रैग पिगर्स आज भी कैसे घूम रहे हैं, नंगे पैर। ये चीज ऑदर को काफी ज्यादा हर्ट करती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं व्हाट डज साहिब फाउंड इन गार्बेज, जो साहिब है उसको गार्बेज में क्या मिलता है। देखो अब ध्यान से समझकर चलेगा, क्वेश्चन बन जाता है इसलिए मैंने लगाया हुआ है। आप जानते हैं कि वो क्या करते हैं, गार्बेज में किसी भी वैल्यूएबल आइटम को ढूंढते हैं और किसी भी वैल्यूएबल आइटम को ढूंढने के बाद उसको मार्केट में बेचकर अपना गुजर बसारा करते हैं। तो वो चीज है। तो ओवर द इयर्स रैक पिकिंग एक आर्ट, एक कला बन चुका है। वहीं अगर बातचीत की जाए तो गार्बेज इन रैक पिकर्स के लिए गोल्ड के समान है। इट इज देयर ओनली सपोर्ट एंड मीन्स ऑफ इनकम, यहीं से इनका घर चलता है। और साहिब बताता भी ऑदर को कि कई बार उसको 1 रुपए और कई बार उसको 10 का नोट भी मिल जाता है। डिलाइटेड मतलब काफी अच्छी और खुशी वाली आंखों से। मतलब देख लो कि यार कितनी ज्यादा एब्जेक्ट पॉवर्टी दिखा रखी है कि कूड़ा बीन रहे हैं और सिर्फ इसलिए ताकि इनका गुजर बसारा हो सके। तो वो चीज यहाँ पर है। अब यार एक क्वेश्चन और बन जाता है कि गार्बेज का मतलब ना डिफरेंट है, मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं, मतलब जो बड़े लोग हैं उनके लिए गार्बेज का मतलब कुछ और है, और जो बच्चे हैं उनके लिए गार्बेज का मतलब कुछ और है। आइएगा देखते हैं क्या है। तो अनीस रियलाइज करती है कि गार्बेज का डिफरेंट मतलब है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के लिए। अनीस समझ गया ना, जो इस कहानी की ऑदर है। फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए क्या हो जाता है, सोर्स ऑफ लिवलीहुड। सोर्स ऑफ लिवलीहुड मतलब पेरेंट्स के लिए एक जरिया है जहां से कि वो अपना घर वगैरह चला पा रहे हैं, और बच्चों के लिए वंडर, वंडर मतलब उन्हें नहीं पता कि कब क्या मिल जाए वो। और इस चीज को जैसे होता है ना कि कई बार आप लॉटरी का टिकट खरीद कर लेकर आते हैं, स्क्रैच करते हैं, अगर निकल गई तो सही, नहीं निकली तो सही। तो बच्चों के लिए वो चीज है, एक तरीके से खजाना उसको कहा गया। व्हाट डज ऑदर नोटिस वन विंटर मॉर्निंग। तो अब यहाँ पर ऑदर इस चीज को नोटिस करती है, एक सुबह जब वो जा रही थी उनको साहिब मिलता है, तो साहिब ने जूते पहने हुए थे। तो उसी पर एक इंसिडेंट है जिस पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा और आपको आंसर किस प्रकार से लिखकर आना है। अब आपके मन में ना 2-3 सवाल होंगे, तो मैं बताते चलता हूँ कि इस चैप्टर से क्या बना हुआ है। तो जब मैंने पिछले कुछ साल की पीवाईक्यूज को एनालाइज किया, या तो इस चैप्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में, या इस चैप्टर में से आपका एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा 6 मार्क्स में। मैंने कई सारी पीवाईक्यूज और कई सारे सैंपल पेपर को एनालाइज किया, तो डिफरेंट सेट में डिफरेंट चीजें थी। कुछ सेट्स में आपने क्या किया, 6 मार्क्स के लिए रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट डाल दिया, कुछ सेट्स में आपने सिर्फ एक क्वेश्चन दिया 2 मार्क्स। तो हम इतनी बड़ी जो कहानी देख रहे हैं ना, दोनों के दोनों पार्ट्स, जो कि सेकंड वीडियो में कवर रहेगा, वहां से या तो 2 मार्क्स का या फिर 6 मार्क्स का आना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन वाली वीडियोस पर मत जाइए, मतलब जो पूरा प्रॉपर आपको बता रहा है, ये समझा रहा है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, उन वीडियोस को आप वॉच कीजिए। तो यहाँ पर वही है। तो व्हाट डज ऑदर, तो ऑदर ने किस चीज को नोटिस किया, वन विंटर मॉर्निंग। तो वन विंटर मॉर्निंग की बात है, तो ऑदर नोटिस करती है कि साहिब जो था फेंस गेट, फेंस गेट क्या है पर्टिकुलरली अगर मैं आपको बताऊं, तो फेंस समझ गए ना, चारों तरफ बाउंड्री थी क्लब के, कोई क्लब होगा उसके बाहर खड़ा हुआ था, वो देख रहा था टेनिस की गेम को। साहिब सीम्स टू बी फैसिनेटेड, ऐसा देखकर लग रहा था कि साहिब अट्रैक्ट हो रहा है उस गेम की तरफ। ही टेल्स, वो ऑदर को बोलता है, समटाइम्स कई बार उसको गार्ड अंदर जाने देता है,
और जब वो राइड करता है स्विंग मतलब वो झूले झूलता है, और ऑदर नोटिस करती है कि साहिब ने टेनिस शूज पहने होते हैं। टेनिस मतलब जो नॉर्मल स्पोर्ट शूज होते हैं उनको कहा गया। साहिब टेल्स हर, साहिब बताता है कि ये शूज उसको किसी ने दिए हैं। देखो यहाँ पर फैक्ट पता है क्या है पर्टिकुलरली, उसको वो जूते कैसे मिले, कोई रिच बॉय था उसने उस शूज को फेंक दिया, क्योंकि एक जूते में क्या हो चुका था, छेद। लेकिन साहिब को फर्क नहीं पड़ता था, उसके लिए तो अच्छा ही था ना, उसको तो नंगे पैर नहीं घूमना पड़ा था। तो वो जूते किसको मिल गए थे, पर्टिकुलरली साहिब। यार इस स्टोरी की एंडिंग बहुत दुखद तरीके से होती है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी हम देखते हैं कि जो साहिब था वो अपना मास्टर नहीं रहा। साहिब ने पर्टिकुलरली जॉब को ज्वाइन कर लिया, और जो साहिब था, जो उसके माइंड में केयर फ्री लुक था, अपना खुद का मालिक था, वो जा चुका है। और इसी पर एक क्वेश्चन बनता है व्यंग के सेंस पर। तो देखते हैं क्या है व्यंग, मतलब सार्कास्टिक, ताना कसते हुए। साहिब नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर। वन मॉर्निंग, एक सुबह की बातचीत है। ऑदर देखती है साहिब को एक मिल्क बूथ की तरफ जाते हुए। ही इज कैरिंग अ स्टील कनिस्टर। स्टील कनिस्टर समझते हैं ना, केनी दूध की, आपने देखा होगा दूध वाले लेकर जाते हैं, ठीक। ऑदर दैट नाउ ही वर्क्स। ऑदर को पता चलता है कि फाइनली अब वो एक टी स्टॉल पर काम करता है, और वो बताता है कि उसको इस पर काम करने के महीने के 800 रुपए, और सब खाने को भी मिलता है। बट द ऑदर इस चीज को लेकर बहुत खुशी नहीं थी। क्यों? मेरी जनन है ना, कि मैं अगर अपना खुद का काम कर रहा हूँ तो मैं खुद का मालिक हूँ, मैं अपनी मर्जी से काम कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से आ जा सकता हूँ। लेकिन जब हम कहीं पर जॉब करते हैं तो हम बन जाते हैं, जैसा सामने वाला कहता है उस तरीके से करना पड़ता है। और यार अभी उम्र कितनी है, बच्चा ही तो है ये साहिब। हिज फेस हैज लॉस्ट इट्स केयरफ्री लुक। तो जो साहिब था, उसको जो चेहरा था वो केयरफ्री लुक खो चुका था। द स्टील कनस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग। जो प्लास्टिक बैग वो कैरी करता था उससे भारी क्या था, स्टील का कनस्टर। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। और साहिब अब खुद का मास्टर नहीं रहा था, वो क्या बन चुका था, कहीं पर नौकरी कर रहा था। यहाँ पर एक सवाल भी बनता है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। क्या साहिब खुश था टी स्टॉल पर काम करते हुए? अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं? तो साहिब टुक अप द जॉब। तो साहिब ने एक जॉब ली कि वो और जॉब्स को परफॉर्म करेगा एट अ टी स्टॉल। लेकिन वो काफी ज्यादा नाखुश था। क्यों? बिकॉज ही वॉज टाइड डाउन बाय द वर्क। क्योंकि वो बंध चुका था, उसको रेगुलरली उसी समय जाकर काम करना था। जब वो अपना खुद का मालिक था तो वो किसी भी समय हंसते खेलते घूमते काम कर सकता था। तो वो जो अपनी इंडिपेंडेंस, आजादी था, वो खो चुका था, जो कि उसके पास अर्लियर थी एज अ रैक पिगर। और इसी के साथ हमारी सैड एंडिंग के साथ स्टोरी क्या हो जाती है, कंप्लीट। तो यार मुझे लगता है कि अगर तुम्हें स्टोरी वेल प्रॉपर तरीके से क्लियर हुई है, तुम्हें सब कुछ क्लियर है, तो यार इतनी मेहनत हो रही है एक वीडियो को बनाने में, लगभग यार 4.5 आवर्स लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं तुम्हें दिख भी रहा होगा एफर्ट से। तो यार अगर तुम्हें वीडियो जनरली पसंद आ रही है, तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रहा है, तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। इससे यार टाइप ऑफ मोटिवेशन मिल जाता है, ताकि मैं कंटिन्यूटी के साथ वीडियोस बनाता रहूँ। मुझे तभी तो पता लगेगा कि यार जनरली तुम देख रहे हो कि नहीं, तुम्हारे काम आ रही है कि नहीं। तो कमेंट में जरूर बताओ। और बाकी मिलते हैं वेल पार्ट 2 में। पार्ट 2 जहां पर कि मैं मुकेश की स्टोरी को कवर करूंगा, और वहीं पर इस पार्ट के हम एमसीक्यूज नहीं, सॉरी, पीवाईक्यूज और कुछ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।